चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 12 है। आज क्या पढ़ा हम लोग? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ तक पूरा क्लियर हो गया था कंसेप्ट हम लोग का। हम लोग ने कुछ फॉर्मूले भी पढ़ लिए थे फटाफट। देख रहे हो मच्छर मजे ले रहा है, मच्छर बैठा हुआ है। ये सब समझ में आ गया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसके बारे में काफी अच्छे से चर्चा हुई थी और मैंने आपको ट्रिक भी सिखाई थी, है ना, कैसे फटाफट आंसर बताना है इसके लिए। ठीक है, हम लोगों ने गॉस लॉ के ऊपर अच्छे से कमांड कर लिया था। अब जो चेक करते हैं वो कमांड सही है या फर्जी है ना। जल्दी से आंसर बताओगे तो समझ जाएंगे कि आपको आता है, नहीं तो फिर इसका मतलब नहीं आता है, सिर्फ वैसे ही हवा में, है ना। चलिए देखो भाई, पहला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड और हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। यहां पर यार एक वर्ड यूज कर लिया। ये कंडक्टिंग वर्ड का क्या मतलब होता है? और स्फीयर है और ये शेल क्या होता है? अच्छा, ये क्या कंडक्टिंग स्फीयर और शेल एक ही चीज है? फटाफट मेरे डाउट्स क्लियर करो, तब तो पढ़ रहे हो। पढ़ने का मतलब है जैसे सवाल पूछिए तुरंत आंसर आना चाहिए। कोई है जो बताएगा? हाँ भाई शिवांश, क्या ही पूछ दिया है ना, पता नहीं क्या चल रहा है। कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे हम लोग। कंडक्टिंग का मतलब ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप लोग को वायर तो पता ही होगा, ठीक है। मैंने एक सिलेंड्रिकल वायर बना दिया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, है ना, है ना। अब इसके ऊपर मैंने कहा कि अब ये आप कहेंगे सर चार्ज फ्लो हो रहा है, मैं कहूंगा पॉजिटिव 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 ऐसे जा रहा होगा, ऐसा कुछ। इधर से पॉजिटिव निकल रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव जा रहा है। अरे छोड़ो, ज्यादा टेंशन लेनी ही नहीं है, ये तो समझ में नहीं आया सर। हम मैंने कहा कुछ नहीं भाई साहब, एक चीज समझ लो, कंडक्टिंग का मतलब ये हो गया कि जो टोटल चार्ज है वो सेंटर पे होगा, इनसाइड होगा। आंसर इज नो। कंडक्टिंग का मतलब, कंडक्टिंग जब भी देखो, करंट जब भी कंडक्ट करता है ना, तो इसके 2 3 4 एग्जांपल बता रहा हूँ। ये जो भी मैंने बनाया है ये सब सरफेस पे बनाया है, आप सिलेंडर के अंदर मत मान लेना, ठीक है। दो बातें याद रखो। कभी देखा है ये जो हाई टेंशन वायर होते हैं उसमें कई लेयर्स होती हैं, क्यों ऐसा नहीं करते मोटा सा एक वायर ले लेते हैं उसको रॉड लगा देते हैं? ऐसा क्यों नहीं करते हैं? उसका रीजन क्या होता है? करंट की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। करंट क्या होता है? मैक्सिमम करंट आपका सरफेस से फ्लो करता है, जो भी आपका कंडक्टर होता है, ठीक है। तो मतलब तुम कितना भी मोटा रॉड ले, इतना मोटा रॉड ले लिया, लेकिन करंट कहां से फ्लो होगा? सिर्फ ऊपर ऊपर से फ्लो होगा। उसके कहां पर बताओ? सीएसए पे, कर्व्ड सरफेस एरिया के ऊपर से ही फ्लो होगा। मतलब अंदर का जो मटेरियल है तो वेस्ट हो गया, उससे करंट गया ही नहीं, है ना। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो क्या किया इंजीनियर लोग ने कि पतले पतले वायर बना दिए और उनको क्या कर दिया? रोल कर दिया। कभी देखो उनको लपेटे रहते हैं एक पतले, अगर पूरा तार खोलोगे, कभी भी देखा होगा, टूटा होगा, गिरा होगा जमीन में, कभी नजर पड़ी होगी, देखा होगा कि पतले पतले थिन थिन वायर होते हैं, उनको लपेट देते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, है ना। जैसे चोटी बनाते हैं लड़कियों की चोटी, वैसे ही उसी फॉर्म में होता है वो वायर। तो हर बार जब एक पतले से वायर को देखोगे ध्यान से, तो एक पतला सा सिलेंडर दिखेगा तुमको। मतलब सबसे कम से कम क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाना चाहते हैं, मतलब सबसे पतला सिलेंडर, एक उंगली, है ना। अब क्या होगा? इस उंगली के मैक्सिमम सरफेस करंट क्या है? चार्ज कहां पर है? मैक्सिमम उसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे। जब उसकी थिकनेस बहुत पतली हो जाएगी तो सिर्फ सीएसए ही तो बच जाएगा, अंदर जगह ही नहीं बचेगी। इससे क्या होगा? हम लोग पूरे कंडक्टर का इस्तेमाल भी कर लेंगे और हमारा मटेरियल भी वेस्ट नहीं होगा और ज्यादा करंट को फ्लो करा सकते हैं। ये रीजन होता है, ठीक है। अब आते हैं वापस से, यहां पर क्या मतलब है फिर? तो मतलब कंडक्टिंग स्फीयर बोल दिया तो तुमने एक पूरे मतलब मटेरियल ऐसा ले लिया जो कि अंदर से भी पूरा खोखला नहीं था, पूरा सॉलिड आपने स्फीयर ले लिया, सॉलिड बॉल ले ली। छर्रे होते हैं साइकिल से निकलते हैं, वो सॉलिड होता है पूरा, है ना। वो अंदर भी फीलिंग होती है उसके, वो खोखला नहीं होता अंदर से। तो ऐसे सॉलिड स्फीयर के ऊपर भी चार्ज अंदर जीरो होगा, इसीलिए बोला कि कंडक्टिंग स्फीयर। तो इसका मतलब है अगर एक स्फीयर होगा सर, तो सिर्फ चार्ज उसके सरफेस पे होगा, अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा। कंडक्टिंग वर्ड का मतलब समझ में आ गया? शेल क्या होती है? अगर मैंने शेल किया कहा तो शेल का मतलब होता है जैसे कैनवस की बॉल देखी है क्रिकेट वाली, अंदर से खोखली होती है वो, है ना, लेकिन वो भी स्फीयर होता है। लेकिन वो स्फीयर आपका अंदर से कैसा है? खोखला है। खोखला है ना, खोखला है मतलब अंदर कोई भी तरीके का मटेरियल नहीं है, मास नहीं है ना, एम्प्टी है। तो वहां पर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सारे उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। इस केस में, शेल वाले केस में तो ऑप्शन ही नहीं है। चार्ज कहां रहेगा? सिर्फ उसके सरफेस पे रहेगा।
तो इन दोनों केसेस में अंदर मास होने के बाद भी स्फीयर के अंदर चार्ज नहीं है, और शेल वाले केस में तो मास ही नहीं था, तो वहां पे चार्ज हो ही नहीं सकता है, सिर्फ सरफेस पे ही चार्ज होता है। मतलब समझ में आ गया कि ये पूरे स्फीयर की सरफेस पे ही चार्ज होगा। ओके, अब बताइए, अब मैंने कहा कि मैंने ये पॉइंट पी ले लिया जो कि आपके सेंटर ऑफ द स्फीयर से क्या है, बाहर लाई कर रहा है, उसके रेडियस से बाहर है, उसकी त्रिज्या से, त्रिज्या मतलब रेडियस, रेडियस से भी दूरी पर है, बाहर है। ठीक है, एक पॉइंट पी ले लिया। तो सबसे पहले गॉस लॉ के हिसाब से क्या करेंगे, एक इमेजिनरी हम लोग क्या बनाएंगे, सरफेस बनाएंगे, गॉसियन सरफेस। कैसे, ऐसा सरफेस बनाएंगे जिसकी सबकी डिस्टेंस कितनी होगी, सेंटर ओ से कितनी होगी, आर के, स्मॉल आर के बराबर। तो कैसा बनेगा, एक बड़ा सा स्फीयर बन जाएगा, इमेजिनरी एक बड़ा सा स्फीयर बन जाएगा, उसके अंदर छोटा वाला स्फीयर रहेगा जो ओरिजिनल था। अब देखो ध्यान से, अब इस पर जो चार्ज है वो सारे पॉजिटिव चार्ज यहां पर ऐसे हैं सरफेस पर, ठीक है, ओके, क्लियर है। अब ये सारे चार्ज क्या इस सरफेस के अंदर आ रहे हैं, टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज जो इसके ऊपर था स्फीयर के ऊपर उतना ही होगा ना गॉस लॉ के हिसाब से, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी पॉइंट पर अगर हम निकालना चाहते हैं फ्लक्स निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ड्यू टू सॉलिड और हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर और शेल फॉर आउटसाइड पॉइंट। अब कह रहे हैं हमें फ्लक्स नहीं जानना है, हमें जानना है किस पॉइंट पी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस स्फीयर के कारण। तो जल्दी से बताओ क्या करूं, ठीक है, जल्दी से बताओ क्या करूं। रिकॉर्डिंग्स में क्या होता है ना कि, चलिए देखते हैं, पहले जो आता है वो कर लेते हैं। फ्लक्स निकाल सकते हो, तो भी निकाल सकते हो, फ्लक्स निकाल लोगे। मैं टोटल चार्ज बड़ा वाला क्यों ले लिया, क्योंकि बड़ा चार्ज है, उतना कर लेंगे। एक और फॉर्मूला क्या है, एक ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, एक फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ठीक किया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है ना, सही है। डॉट डॉट करेंगे तो हमें ऑलरेडी स्केलर वैल्यू मिलेगी, इतना सब क्लियर है। इक्वेशन नंबर 2 कह सकता हूं, है ना, तो सॉल्व कर लो ना इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेट कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। तो सबसे पहले इस वेक्टर को स्केलर फॉर्म में लिख लेंगे। तो जरा मुझे ये बताइए, मैंने क्या कर दिया, ये स्फीयर है ना, अब प्रॉब्लम यही होती है, ये 2D स्पेस है और आपको सर्कल लग रहा होगा, दिमाग में इसे समझ लो कि ये स्फीयर है। स्फीयर है तो एक काम करते हैं, हम एक थोड़ा सा स्फीयर बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना, स्फेरिकल सरफेस। चलो ये बॉटल को देखते हैं हम लोग, है ना, बॉटल का सिर्फ ये वाला पोर्शन देखना, कौन सा पोर्शन जो बीच में, ठीक है, ये वाला पोर्शन सिर्फ देखना और कुछ मत देखना, बाकी सब एकदम भूल जाओ। अब देखो मैंने इसको छुपा लिया, इसको छुपा लिया, सिर्फ आपको दिख रहा है बीच में, तुम्हें क्या दिख रहा है, एक कर्व सरफेस, है ना। अगर देखें, अगर यही कंटिन्यू होता तो ये पूरा घूम के एक स्फीयर बन जाता, है ना, ओरिजिनली यही हो रहा होगा। तो मान लो ये जो पानी है, बीच में पानी दिख रहा है ना आपको, पानी आपका कहाँ पर है, सेंटर पे एकदम सही एकदम बन गया यार तुम्हारा, तो है ना, ये देखो सेंटर पे आ गया हाफ। अब मैं कह रहा हूँ ये वाला पॉइंट, है ना, इस पॉइंट पर आपको क्या देखना है, फ्लक्स देखना है। फ्लक्स तो देख लोगे ना, अंदर क्या बैठा हुआ है, चार्ज बैठा हुआ है, इस चार्ज की वजह से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, निकलेगी ना। तो तुम्हें तो यहाँ सर्कल दिख रहा है, लेकिन वहां एक्चुअल सर्कल है क्या, नहीं है ना, वहां तो स्फीयर है। स्फीयर है मतलब कि कुछ सरफेस होगा, कर्व सरफेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो, है ना, दिख रहा है ना, सामने से देखो सर्कल दिख रहा है, साइड सिलेंडर दिख रहा है ना। इसका मतलब ये क्लियर है कि 2D स्पेस के कारण ये हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर एक ऐसा सरफेस होगा, बाहर से ऐसे होगा, और आधा स्फीयर पीछे के, आधी कटोरी पीछे की तरफ होगी। तो मैंने वो कटोरी आपको दिखा दी, क्लियर है। अब यहाँ पर बताओ, मैंने छोटा सा ऐसे कट लगा लिया, क्या कर दिया, छोटा सा कट लगा लिया, और मैंने कहा ये मेरा DA है। DA मतलब मैंने कैसे कहा था, स्मॉल d किसी भी क्वांटिटी के आगे लग जाए, इसका मतलब उसी क्वांटिटी की सबसे छोटी वैल्यू, है ना। इसके A क्या है, एरिया, A क्या है, एरिया वेक्टर, है ना। D लगा दिया, स्मॉल d मतलब उस एरिया वेक्टर का बहुत छोटा सा पोर्शन, स्मॉलेस्ट पोर्शन, ठीक है बॉस। देखो तो मैंने यहां पर एक छोटू सा DA ले लिया, ठीक है। अच्छा, एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो ये देखो भाई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में, ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर भी ऐसे जा रहा है। अगर मैं देखूं तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं,
किसी भी पॉइंट पर, देखो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ इस तरफ और एरिया वेक्टर भी इस तरफ। क्या ठीक है? ठीक है अनाहिता, आपको आ रहा है समझ में बेटा? चैट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है, मैं तीसरा पॉइंट ले लेता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से दिख जाए। ठीक है, फिर से मैंने कितना लिया? अच्छा, मैं बार बार वैल्यू मैग्नीट्यूड जो ले रहा हूं वो स्मॉल डी ले रहा हूं ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि आइडेंटिकल ले रहा हूं, मतलब एक जैसा ले रहा हूं। तो जितना चार्ज यहां होगा, जितना जितना इफेक्ट यहां होगा, उतना इफेक्ट यहां होगा, उतना ही इफेक्ट यहां होगा। मैंने ये फ्लक्स वाले टॉपिक में अच्छे से समझाया भी था। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो यहां पर इसका इस सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ये होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी वो भी इस तरफ होगी। दोनों पैरेलल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना? तो मैं कह सकता हूं किसी भी पॉइंट पर मैं गॉसियन सरफेस पे ले लूं। मैंने क्या बोला? मैंने कहा किसी भी पॉइंट जो लाई करता है गॉसियन सरफेस पे उसको ले लूं, वहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 0 0 कह सकते हैं। थीटा विल बी, इज इट क्लियर? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म से स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, फाई विल बी इक्वल टू, मतलब रटवा सकता था मैं, एक लाइन में बोल देता कि यहां E इंटू एस लिख लो और आप रट जाते, लेकिन रटने की जरूरत क्या है? ठीक, A डॉट बी वेक्टर यहां लिख दे रहा हूं, जिनको नहीं आता है कुछ भी, क्या होता है? A इंटू बी को इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यहां थीटा कितना है? 0, तो यहां जाएगा E इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ 0, और कॉस 0 क्या होता है? 1। बेटा 1 है मेरे पास। ठीक है, ठीक है, चलिए करो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखो क्या आ जाएगा? फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई डी एस इंटू 1, कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब बताओ, अब इसको इंटीग्रेट करना आसान नहीं हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे और सिर्फ डीएस को इंटीग्रेट करना है। डीएस तो इसका टोटल जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका सरफेस एरिया ही तो है। नहीं कर लोगे? कर लेंगे तो करके बताइए। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं। इसको लिखना है तो आप लिख लो, ई को बाहर कर लो और यहाँ टोटल सरफेस तक इसको इंटीग्रेट। जल्दी से करके मुझे आंसर बताओ। कितना आएगा? पता है कि नहीं? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? फॉर्मूला पता है? बच गया। अब बता भाई, तू बता बता बता, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? तुम बताओ। बहुत बढ़िया, तुम बताओ। ये सारे बच्चे जो है सीनियर अपने आप को कहते हैं। 10th वालों को बुला के वो पूछवाएं क्या? अब तो मजा आएगा, बेइज्जती होनी चाहिए स्केल पे। जल्दी से बताइए भाई, टीएसए ऑफ स्फीयर क्या होता है? अनाहिता आप बताइए जरा तो। देखिए आपको आता है कि नहीं? कोई नहीं बचेगा, मुझे लग रहा है तुम लोग को नहीं आता। अरे बेसिक मैथ की मेरी शीट देख लेना यार, ये सब बहुत जूनियर लेवल की चीजें हैं। स्फीयर का टीएसए का स्फीयर निकाल लेना, 10th क्लास की चीज है ये सब नहीं चलता, नहीं आता है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही। ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई। अब यहाँ रेडियस होता है। अब बड़े वाले जो मेरा गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस कितना होगा? स्मॉल आर होगा ना। अब ये तो क्लियर है। ठीक, ये क्या निकाल दिया मैंने? फ्लक्स निकाल दिया। अब इसको उठा के मैं क्या कर दूंगा? इसको उठा के मैं इक्वेट कर दूंगा विद द इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये भी फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। So this will be my equation number 4, and from equation number 1 and 4 क्या आ जाएगा? मैं एक स्लाइड ऐड करूंगा, पूरा डेरिवेशन आपके लिए कर रहा हूँ।
बाकी आपको मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है, एक आपका डेरिवेशन कराऊंगा, बाकी आपको होमवर्क दूंगा। ऐसे बाकी आप खुद ही कर लोगे, इतना आसान है वो। ठीक है, देखो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन, कैपिटल क्यू लिखा था ना मैंने, तो कैपिटल क्यू ही रहने दो भाई, इसको चेंज मत करो, क्यू अपॉन, नहीं 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 नहीं, कैसे गलतियां कर रहे हो आप, ठीक है। फिर E निकालना था ना हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, इट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है, ने प्रूफ कर दिया। इसको आप लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर, के क्यू क्या होती है 1/4 पाई, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, देखो कितने आसानी से हो गया। यही है आपकी ब्यूटी गॉस लॉ की, गॉस लॉ की मदद से आप आसानी से डिफिकल्ट डेरिवेशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर सर, यहाँ पर एक आपको r यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा, है ना, अब वो उसके हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। अभी मैंने स्केलर फॉर्म में ही किया, नोट कर लिया, आगे बढ़े, समझ सबको आ गया, जल्दी से करिए, जल्दी से नोट करो, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक बहुत सिंपल है, देखो, कह रहे फॉर अ पॉइंट ऑन द सरफेस r इज इक्वल टू कैपिटल R, ये तो बहुत आसान हो गया, मैंने बोल दिया कोई भी पॉइंट है जो कि इसी पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या करोगे, जल्दी से बताओ, फॉर्मूला तो आपके पास है ही, सिर्फ क्या करना है सर, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर था, स्मॉल r की जगह क्या कर देना है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो हो जाएगा सर के क्यू अपॉन, या फिर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, यहाँ जाएगा क्यू, ठीक है, ठीक है, इतना ही करना है भाई, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, ये मुझे ऐसे देख रहा है, लग रहा है बहुत आसान था ये तो। हो गया, चले आगे बढ़े, इसमें कुछ भी नहीं करना था बच्चे, टाइम वेस्ट मत करो अपना भी मेरा भी, ठीक है, दिस इज वेरी इजी। नेक्स्ट ये वाला बताइए, जब आपका कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है जो रेडियस से भी छोटा पॉइंट है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई लाई करता है, ये थोड़ा पॉइंट है P, जिसके डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, स्मॉल r, ठीक है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट P पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और अभी स्टार्टिंग में इतना बड़ा ज्ञान दिया मैंने, इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दिया कि कंडक्टिंग स्फीयर और शेल पे तो सरफेस पे होता है चार्ज ना, यहाँ कोई चार्ज होगा क्या, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी क्या, मैंने क्या सिखाया था, पॉजिटिव चार्ज मतलब बाहर की तरफ, तो वैसे भी यहाँ पर Q कितना है, इनसाइड, यहाँ लिख रहा हूँ Q इनसाइड, ऐसा लग चलने के लिए Q 0, Q इनसाइड इज 0, दैट इज व्हाई अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, अरे लिख देता हूँ भाई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन Q क्या है 0, तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, Q इज इक्वल टू क्या है 0, सो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, जल्दी नोट करिए, आगे बढ़े, चलिए फटाफट नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या हो गया, अभी चार्ज पूरे वॉल्यूम में बिखरा हुआ है ना, अंदर भी है बाहर भी है, यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, हर जगह है ना, हर जगह है आपका जो है
उस केस में अगर हमने कोई पॉइंट ले लिया जो कि रेडियस से छोटा है, यहाँ केस समझ के चलना, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। मैंने पॉइंट पी ऐसा ले लिया, देखो ध्यान से देखो, फिगर बना हुआ है बहुत प्यारा सा, है ना, इसको ध्यान से देखिए। क्या है, हमने डॉटेड लाइन क्या बनाई है, ये दिखाने के लिए किसी भी ऐसे पॉइंट पर, ऐसे सरफेस पर निकाले जाते हैं जिसका रेडियस मतलब स्फीयर के भी अंदर चले गए, ठीक। अभी एक चीज सीख के आए, जो सीखा है उसको रिटेन करना है, उसको भूलना नहीं है। क्या सीखा था कि चार्ज अगर आगे और हम पीछे खड़े हैं तो हम पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आने वाली ना। तो मैं ये कहूंगा कि जितना भी स्फीयर आपका रिड्यूस हुआ, इस पोर्शन से कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा इसके ऊपर? आंसर इज नो सर, बिकॉज वहां जो चार्ज होगा उसको लेना ही नहीं है। चार्ज सिर्फ उतना लेना है जितना आपका स्फीयर होगा, जितना छोटा वाला स्फीयर का वॉल्यूम होगा। इस बार ध्यान देना, तो इसका मतलब है वॉल्यूम से अफेक्ट हो रहा है, वॉल्यूम से अफेक्ट हो रहा है। तो कैसे करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, निकाल के बताओ बड़े भाई, निकालो। पेन चलेगी इसमें बेटा तभी आंसर आएगा, बिना पेन चलाए कुछ नहीं होना। मैंने आर इनसाइड वाला केस करा दिया ना इसमें, चलो अब आर इनसाइड ही पढ़ो। आर इनसाइड वाला केस है ये, जबकि हमें आउटसाइड वाला करना था। चलो इनसाइड वाला केस कर लो पहले। ये इनसाइड वाला केस का फिगर बना दिया है, यहाँ पर आउटसाइड का केस लिखा हुआ है, मैं इनसाइड पढ़ा रहा हूँ, तो इसको हम ऐसे काट देंगे और कह देंगे मैं चलो भाई इनसाइड करो, इनसाइड, ठीक है। और इसको ग्रेटर देन को ऐसे काट के लेस देन, ठीक है। सेम कंसेप्ट बेटा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन यहां लगा दूंगा ये दिखाने के लिए जितने चार्ज इसके अंदर है, बस यही ना, इसका यूज करेंगे। ये दोनों इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन क्या है, ये भी फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है, ये भी फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने गॉस लॉ ही तो लगा दिया। अब दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत, इंटीग्रेशन है, इस बार जो ds लेंगे उसकी वैल्यू बदलेगी ना, हाँ सर, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। वेरी गुड, यस डूइंग इट वेरी गुड। ये देखो, ये इतना बड़ा सा स्फीयर था, मैंने फिर छोटू सा कर दिया, एक बना दिया, कह रही बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो करो भैया, करो करो, और बेइज्जती करानी हो तो। पता है ये करना तो बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि सर वो जितना डेरिवेशन सिखाया है उससे मैं कर लूंगा, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या आएगी, चार्ज की प्रॉब्लम आएगी। इस पूरे क्वेश्चन, इस पूरे टॉपिक में, इनसाइड वाले केस में हमें सिर्फ ये देखना है कि चार्ज कितना एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि इस बार टोटल चार्ज नहीं ले सकते हैं आप, इसीलिए मैंने समेशन लगाया और छोटा वाला क्यों लिखा, मैं ये लिख देता हूं, चार्ज प्रेजेंट inside smaller sphere only। देखो छोटे वाले स्फीयर के अंदर पाए जाने वाले चार्ज ही यहां पर आएंगे, तो फटाफट जितना आता है उतना कर लेते हैं। यहां पर हमें क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा जीरो होगा, ये मैंने प्रूफ कर दिया पिछले वाले केस में। तो मैं इसमें यहाँ वेक्टर फॉर्म में इसको हटा दूं, सीधे ई ds लिख दूं और ई को भी बाहर लिए देता हूं ना, और ds, तो इसका क्या आ जाएगा, ये समेशन q ही रहेगा, यहाँ एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यहाँ तक तो सिंपल सिंपल चल रहा है। यहाँ देखो एरिया किसका आएगा भैया, स्फीयर का आएगा, अब छोटे वाले स्फीयर का जो भी रेडियस है वही हमें लेना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फॉर्मूला तो बहुत सिंपल था, 4 पाई r स्क्वायर, जो कि आप लोगों को नहीं आता है फॉर्मूला, याद ही नहीं था ना, मैंने बताया कुछ नहीं आता है भाई, ये सब चीटिंग है। कहते हैं याद था सर लेकिन भूल गए थे हम, सर भूले नहीं थे सर, सोच रहे थे लेकिन बोला सोचना नहीं होता। चलो यहां तक तो हर कोई कर लेगा। सारा खेल क्या है, देखिए सारा खेल ये चार्ज कितना होगा, ये बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो इसी के लिए मैंने पढ़ाया था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक टॉपिक पढ़ाया था, बड़े स्टार्टिंग में पढ़ाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हुआ तभी पढ़ा दिया था, ठीक है। चार्ज के बाद, चार्जिंग के बाद का जो टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड में ही आता है, उसमें हमने 3 तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको सिखाए थे। कौन कौन सिखाए थे भाई? आज फिर मॉर्निंग में भी किया था कुछ, हाँ भाई
आज ही किया है, आज ही एक्टिविटी करिए, भूला हो गया इसके साथ, है ना। 5-5 मिनट में याददाश्त जो है हो जाती। चलिए हम फिर से बता देते हैं। एक था लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, दूसरा था क्या होता सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और एक था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। यहाँ कौन सा लगेगा? वॉल्यूम। क्यों वॉल्यूम लगेगा? क्योंकि भैया स्फीयर है, स्फीयर में वॉल्यूम होता है। कहाँ हो हर्षित बाबू, आ जाओ वापस। हाँ यही हो, लेकिन यहाँ नहीं हो। यहाँ हो के भी नहीं हो तो क्या ही मतलब है आपके होने का। मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर ये मैंने क्यों लिख दिया, चार चार्ज खेल रहे थे, अब मास लिख दिया मैंने, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ मास भी तो रिड्यूस होगा। तो करो जो करना है, अपनी बुद्धि लगाइए। वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम कितना लेंगे हम लोग बताइए? तो मास और चार्ज दोनों साथ साथ में चलते हैं, चलते हैं ना, इसीलिए दोनों में सिंबल हमने उस टाइम पे भी समझाया था। चार्ज यूनिट वॉल्यूम यही तो होता है रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, मतलब एक चीज क्लियर हो गई, चार्ज निकालना है तो चार्ज इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले को देखते हुए, रो इनटू वॉल्यूम कर दे। हाँ देखो ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया थे। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होगा, छोटू वाले स्फीयर का वॉल्यूम ले लो, काम खत्म। देखो आपको भी पता होना चाहिए कि डेंसिटी माने घनत्व हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे किसी भी छोटे से छोटे पोर्शन में आप चले जाइए। मैंने पहले ही बोल दिया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मतलब कि हर छोटे छोटे वॉल्यूम में जो चार्ज पाया जाएगा वो बराबर होगा, है ना। तो बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ऐसा नहीं कहीं ज्यादा कहीं कम होगा। पहले वर्ड ही यूज कर दिया मैंने यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है तो चार्ज बराबर। अब मुझे डेंसिटी पता है, डेंसिटी इनटू जितने वॉल्यूम का चार्ज चाहिए उतने से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल चार्ज में मिल जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं समेशन q इज इक्वल टू रो इनटू, अब वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला अब तो याद आ गया होगा। अभी मैं बता दूंगा तो फिर कहेगी संस्कृति सर मुझे तो याद था, मैं बता नहीं पाई। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, शिवान सोच रहा है ऐसे हाथ रख के चुप जाए जितनी जल्दी पहली सीट बैठे हुए, है ना, देख ना ले सर हमको, है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप लोगों को सब आता है ना। चलिए अब तो सॉल्व कर लीजिए। अब क्या करना है, उठा के इसको बस इसमें पुट कर दो, रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। ये 3 नीचे चला आएगा, 3 कहाँ चला जाएगा नीचे, रो इनटू 4 पाई आर क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। देखो ये कट गया, ये कट गया, क्या आ गया, रो आर बाई 3। ठीक है, यहाँ एक एप्सिलॉन नॉट भी तो था। ठीक है, अरे ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिखा है, यहाँ भूल गए थे तो लिख दिया। रो को चाहे तो आप लिख सकते हैं टोटल चार्ज के रिस्पेक्ट, डेंसिटी तो डेंसिटी होती है ना, उसके से कोई मतलब तो होता नहीं है। तो इसको स्मॉल क्यू अपॉन क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, ये तो लिख सकते हैं ना। तो ये उठा के इसमें पुट कर दोगे तो दूसरे फॉर्म में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो दूसरे फॉर्म में इसका आंसर क्या आएगा, इनसाइड वाले केस के लिए कहाँ लिखे, जगह ही नहीं है, मतलब वैल्यू तो पुट करनी, उठा के इसको पुट कर दोगे, यू विल गेट द आंसर।
और अगर आप चाहें तो क्यू को, समेशन क्यू को भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, समेशन क्यू को करके दिखाएं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ओके, मुझे एक स्लाइड चाहिए होगी, ठीक है तो चलो देखिए समेशन क्यू को क्या लिख सकते हैं, आपने खुद ही देखा वहां पर रो इनटू 4/3 इनटू पाई इनटू स्मॉल आर क्यू, राइट। और क्या लिख सकते हैं इसको, टोटल चार्ज अपॉन 4/3 टोटल वॉल्यूम, है ना। अब देखो 4/3 पाई बचे, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आ गया, समेशन, ठीक है। ये तुम्हारा चार्ज आ गया, उठा के यहीं पुट कर लो, तब भी आंसर आपको मिल जाएगा। करके देखें, चलो कर ही देखें। तो क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला क्या था, समेशन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना। क्या आ सकता है यहाँ पर, Q इंटू स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू पास जाएगा डिनोमिनेटर में, तो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। इज इट क्लियर, ये कट गया, फाइनल यही आपका फॉर्मूला, Q अपॉन क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी तुम्हारा फॉर्मूला है। ये सारे एक ही फॉर्मूले के डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है। और इसी को क्या लिख सकते हैं, रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या था यहाँ पे 3 एप्सिलॉन, ये भी इसी का। डन। ये सबसे डिफिकल्ट केस था, बाकी सब तो बच्चों वाले केस हैं, वो आप फटाफट कर लेंगे। आउटसाइड के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान से सोचो, ध्यान सोचोगे तो कर लोगे। आउटसाइड वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, हम क्या करेंगे, अगर कोई पॉइंट बाहर है तो गॉस लॉ के हिसाब से टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल चार्ज, क्योंकि सारा का सारा स्फीयर आ जाएगा उसके अंदर, तो टोटल चार्ज तो वही स्मॉल क्यू रहेगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एरिया क्या होगा, एरिया हम लेंगे जो आपका गॉसियन सरफेस स्फीयर स्फेरिकल जो आपका गॉसियन सरफेस बना था उसका जो आपका एरिया होगा, वो हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो वो तो सिंपल था, उस केस 1 में कोई चीज नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर इनसाइड काट दो और इसको लिख दो आउटसाइड, ठीक है। और अब इस फिगर को चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये फिगर हटा दीजिए, ठीक है, हटा देंगे हम, 1-1 सेकंड लगेगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, हेलो, देखो फिगर बन गया, ध्यान से देखो इसको। अब ये देख रहे हो तुम, कोई भी पॉइंट बाहर है, ठीक है, यहां पर ले लिया हमने एक पॉइंट P, इस पॉइंट P पर, अब यहाँ पर चार्ज मैं कह रहा हूँ पूरा चार्ज, ये तो नॉन कंडक्टिंग था ना, तो पूरे वॉल्यूम में चार्ज होगा, ठीक। तो हमें चार्ज बनाने की जरूरत तो है नहीं, टोटल चार्ज हम मान लेते हैं कितना है, यहाँ पर अंदर लिख देते हैं, ये रहा तुम्हारा टोटल चार्ज, ठीक है। क्योंकि अब ये पूरी बॉडी पर चार्ज है, इसलिए हम चार्ज आउटर सरफेस पे नहीं बना सकते हैं, या तो बनाए तो हम पूरा बनाए है। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड फील्ड होगी, तो यहाँ से ये फील्ड हो गई बाहर की तरफ, ठीक। और मैंने ये छोटा सा सरफेस ले लिया, सरफेस एरिया, तो यहाँ पर जो डीए होगा ये भी बाहर की तरफ होगा कि नहीं होगा, इज इट क्लियर, ठीक है। तो अब इसी प्रकार से मैं कोई पॉइंट इधर ले लूं, तो मैंने जो बनाया इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गॉसियन सरफेस, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया और ये तेरा हो गया एरिया वेक्टर, और यहीं पे एरो बना के मैंने लिख दिया डीए, इज इट क्लियर। और इसकी जो दूरी है वो कितनी है, आर, ठीक। यहाँ पर भी क्या है, और मैं ये क्लियरली देख के समझ में आ रहा है कि स्फीयर से बड़ा स्फीयर है, मतलब कि स्मॉल आर की वैल्यू बड़ी है कैपिटल आर से। इस केस में तो बहुत सिंपल है, क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा E डॉट ds, है ना। मैंने इस बार डायरेक्टली स्केलर फॉर्म में लिखा, क्योंकि मैं 3-4 बार बता चुका हूँ कि दोनों क्या है, पैरेलल है, थीटा 0 है, तो E डॉट ds को सॉल्व करोगे
तो ई डी एस कॉस 0 आ जाएगा। तो वहां से उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा ही नहीं, स्केलर फॉर्म में लिख दिया। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है फ्लक्स को। और एक और फॉर्मूला होता है, अब गॉसियन सरफेस है तो गॉस लॉ क्या कहता है कि टोटल चार्ज इनक्लोज इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स लिंक टू द गॉसियन सरफेस। यही होता है ना, टोटल चार्ज कितना है Q और नीचे क्या है, ठीक है। इसको सॉल्व करना हम लोग को आ गया, E बाहर चला जाएगा और ds करेंगे तो बड़े वाले सरफेस का सरफेस एरिया है ना, दैट इज यही होगा ना, इक्वल टू Q अपॉन। तो बताओ इसमें कुछ चेंज आया क्या? यही तो पहले भी आ रहा था, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। फटाफट कर लो। अब यही की इसी स्लाइड पे बता देता हूँ क्योंकि पीछे नहीं जाऊंगा। अगर स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहीं से हो जाएगा आपका E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। बस स्मॉल r की जगह क्या बन जाएगा, कैपिटल R। ये क्या है, फॉर एट द सरफेस, सरफेस के ऊपर अगर कोई बिंदु हो तो, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ नेक्स्ट। चलिए ये देखिए क्या कह रहे हैं, क्या लिखा है बताइए भाई, क्या नाम है इसका? अरे शिवांश क्या लिखा है बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनिटली लॉन्ग लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? इसका मतलब मुझे समझाओ, यहाँ पर कौन सी डेंसिटी लगेगी? अभी तो बताया था, 3 डेंसिटी बताई सर, एक लीनियर थी, एक वॉल्यूम थी और एक सरफेस। सरफेस। कौन सी लगेगी? लीनियर। लीनियर लगेगी। इसी को पढ़ के समझ में आ जाता है ना। उसका सिंबल क्या होता है, लैम्डा। लैम्डा बराबर क्या होता है, जब पूरे चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी एक लेंथ पर, जैसे कि ये वायर है ना, माइक का वायर है ना। अब देखो मेरे 2 फिंगर्स के बीच में, यहाँ पर देखो दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैंने 10 कूलम का चार्ज बिखेर दिया, तो क्या होगा, स्मॉलेस्ट जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है बताइए? नेचर में जो स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है, क्लियर है। स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट करता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज बराबर होता है। तो अगर मैं 10 कूलम को स्प्लिट करूंगा तो सबसे छोटा हिस्सा क्या हो सकता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब कितने होंगे, तो इसके लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, दैट इज Q बराबर Ne। n कितना होगा ये निकालना है, तो 10 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कर दूंगा, कितने चार्ज होंगे ये पता चल जाएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये ज्ञान मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि टोटल चार्ज को मैं पूरी लेंथ पे जब डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कैसे डिफाइन होती है। तो अगर इसका छोटा सा हिस्सा, ये पूरी लेंथ थी, ठीक है, इसका एक छोटा सा हिस्सा कट कर लूं, मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ मुझे डीएल लेंथ के लिए ही देखना है, तो डीएल लेंथ पर डेंसिटी बदल जाएगी क्या? डेंसिटी वर्ड का मतलब ये होता है वो बदलती ही नहीं कभी, वो मटेरियल के साथ होती है, चाहे उसका डायमेंशन कितना भी चेंज करते रहो। तो डीएल के लिए मैंने कहा कि डीएल है तो मतलब इसका मतलब छोटा सा चार्ज भी होगा मेरा डीक्यू, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीक्यू अपॉन डीएल, और डीक्यू को मैं डिफाइन कर सकता हूँ लैम्डा इनटू, ये मैं पहले ही पढ़ा देना जबकि मुझे डेरिवेशन में जरूरत इसकी पड़ेगी। समझ में आ गया? समझ में आया? क्या किया मैंने वहां पर, टोटल चार्ज आपका यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, तो कितना चार्ज जो आपका स्मॉलेस्ट पोर्शन एग्जिस्ट करता है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है L। मैंने कहा छोटू सा जो मेरा डीएल लेंथ है इससे छोटा मैं कट नहीं कर सकता हूँ, स्मॉलेस्ट पोर्शन पे स्मॉलेस्ट चार्ज जो था उसकी वैल्यू कितनी होगी निकाल दी मैंने फटाफट, ठीक है।
अब मैं शुरू करूं अपना डेरिवेशन, कर सकता हूं मैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ, पहले एक लिख लो, लेट लिखो, लेट अ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, लेट अ वायर ऑफ इनफाइनाइट, मैंने एक वायर ली जिसकी लेंथ कितनी है, इन्फिनिटी। देखो यहाँ पर बना हुआ ये वायर, येलो कलर से कर दे रहा हूँ, दिस इज माय वायर, राइट। और यहाँ पे डॉट 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 एंड यहाँ पर भी डॉट 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 ऊपर, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अनायता कुछ समझना है तो पूछ लीजिए मुझसे प्लीज, कोई डाउट नहीं हो रहा है आपको? ये मुझे डाउट हो रहा है, आपको कोई डाउट क्यों नहीं हो रहा? अच्छी बात है। चलिए देखिए बॉस, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर ले लिया। क्यों लिया? ताकि मुझे इस लीनियर चार्ज डेंसिटी को मैं डिफाइन कर सकूं। मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट पी पर, किसके कारण, इस वायर के कारण। तो मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बना लिया। गॉसियन सरफेस क्यों बनाया? क्योंकि जब ये एक वायर मैं कहता हूँ ऐसे, देखिए एक वायर है ना आपका, ये वाला पोर्शन सर, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इस वायर को अगर ध्यान से देखोगे तो अभी तो मैंने सिखाया था सर पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मैंने क्या सिखाया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है मेरे भाई तो ये हर दिशा में बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड को इमिट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो इसका मतलब इस केस में अगर मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बैठा दिया तो ये इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, इस तरफ भी करेगा, पीछे की तरफ भी करेगा, सामने की तरफ भी करेगा, सिर्फ ऊपर की तरफ नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा ना, नीचे भी एक रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा। तो इस बेचारे के पास एक ही ऑप्शन है कि सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में एक सर्कुलर फॉर्म में ये इमिट कर सकता है। देखा ना, उड़ गया ना दिमाग, क्योंकि इमेजिनेशन यहीं पर वीक हो गई। इसके ऊपर भी तो एक बैठा हुआ है, इसके नीचे भी तो एक बैठा हुआ है, तो रिपल्सिव फील्ड भी तो होगी। तो इसके पास जाने के लिए सिर्फ एक ही दिशा है, हर डायरेक्शन में। यही तो पावर है फिजिक्स की, ठीक है। मजा आ गया, दिमाग खुल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नो सर, नो डाउट ये। अच्छा क्वेश्चंस लगाती हो कि नहीं तुम अपनी बुक से? क्वेश्चंस लगाती हो? अब आपका एक असाइनमेंट बन रहा है इसमें, ये टॉपिक्स खत्म होने के तुरंत बाद आपका एक असाइनमेंट बन जाएगा, ठीक है, और सबको करना है। ये देखो बहुत बेहतरीन फिगर बन गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं सर्कल बना के दिखाता हूँ कि एक्चुअली में बनता कैसे। दिख रहा है कुछ ऐसा कुछ? प्लेट जैसा। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया मतलब, ठीक है। तो मैंने इसके लिए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्यों बनाया? क्योंकि सिलेंड्रिकल ही होगा जो कि एक सर्कल। देखो सिलेंडर कैसे बनता है, देखो ध्यान से, अगर ढेर सारी डिस्क को एक के ऊपर एक सजा दे जिसका रेडियाई सेम हो तो कैसा दिखेगा? हमें एक सिलेंडर दिखेगा ना। हर बार जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। कभी फॉर्मूले को समझने की कोशिश करी थी आज तक? इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? कभी समझने की कोशिश करी? उसका कारण क्या है? एक के ऊपर एक डिस्क रखते जा रहे हैं और पूरा वॉल्यूम क्या कवर करेगा? पाई आर स्क्वायर तो करेगा। कितनी बार करेगा? h बार करेगा, इसीलिए इसको पाई आर स्क्वायर कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो रिंग टाइप एक के ऊपर एक रिंग बनाते जाएं, क्योंकि अंदर से तो फील्ड लाइन आ रही है ना, तो इसीलिए हमने सिलेंड्रिकल ले लिया। ऐसा कोई सरफेस बचना नहीं चाहिए जहां पर हमारी फील्ड लाइन कट करे और हम मिस कर जाएं। तो ऐसा ही तो होगा पूरे के पूरे इनफिनिट तक, ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी। हर बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इस तरीके से प्रोपगेट करेगी, है ना, हर डायरेक्शन में, इस तरफ, है ना। तो ये हो गया आपका, समझ में आ गया? तो आगे बढ़ो, फटाफट डिराइव करो। हम नहीं करेंगे, हम क्यों करें? इतना बताने के बाद फिर हम क्यों करें? तो जरा मुझे एक चीज बताइए, फिगर ही देख लो ना अगर मेरा ध्यान से, तो तुम्हें समझ में बहुत अच्छे से आ जाए।
देखो एक सरफेस मैंने ले लिया टॉप पर, एक बॉटम पर, और एक बचा जो मेरा कर्व सरफेस एरिया कहते हैं जिसको, है ना, जो कर्व वाला पोर्शन है, ऐसे 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 ऐसे। यस, सबसे बेहतरीन चीज तो बॉटल ही है ना। ये एक बॉटल एक वायर, दो चीजें सब पढ़ा देते हैं। ये सिलेंडर हो गया ना, सिलेंडर का अब इतना पोर्शन तो सिलेंडर का लिया है, ठीक है। तो अब इसका देखिए यहाँ पर जो कर्व वाला पोर्शन, ये हो गया तेरा टॉप और ये तेरा हो गया नीचे बॉटम, इसी को नीचे कर दे, ये बॉटम हो गया, राइट। अब इसको काट थोड़ा ना देंगे तुम्हारे लिए। इतनी फीस नहीं मिलती, ठीक है। तो ये बॉटम, ये टॉप, ठीक। अब समझो ये जो वाटर है, वाटर को ध्यान से देखोगे तो इस तरफ आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ऐसे कट करते हुए, है ना, कट करते हुए। तो इसका मतलब अगर कट करती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर मैं सबसे ऊपर चला जाऊं तो यहाँ एक बहुत अच्छा फिगर बना हुआ है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज दिस ds, ds इज रिप्रेजेंटिंग द एरिया वेक्टर, है ना। तो पूरा S1 सरफेस जो ऊपर वाला है इसके परपेंडिकुलर बना देंगे तो ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, तो यहाँ पर तो सर फाई क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा। सेम गोज विद द S2, ये तेरा क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तेरा नीचे की तरफ, देखो अब मैंने ये ऐसे कर दिया, तो अब एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी ऐसे है, किसी भी डायरेक्शन जाऊंगा मैं ऐसे ही रहेगी, तो 90 डिग्री तो हमेशा बनेगा ना। तो यहाँ पर अगेन वापस से क्या हो गया, फ्लक्स थीटा 90, फ्लक्स 0, फ्लक्स 0। समझ में आया? इसको मैं phi1 बोल देता हूँ, इसको phi2 बोल देता हूँ, लास्ट में क्या है phi3। तीसरा फ्लक्स, तीन ही सरफेस है ना, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, phi1 प्लस, और इसकी वैल्यू गॉस लॉ के हिसाब से क्या होगी, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन, ठीक है, सिंपल है ना, इतना ही तो सिंपल फिजिक्स है। phi1 0 हो गया, phi2 0 हो गया, बचा क्या, इसको क्या लिखेंगे, अब मैं वेक्टर में नहीं लिखूंगा कि मैं समझा चुका हूं, मैं थक गया समझने में कि हर बार सर्कल पे भी बनाओगे तो कर्व्ड पोर्शन पे हमेशा तो ऐसे देखो ना, ये देखो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, दोनों पैरेलल हैं। तो जब दोनों पैरेलल होंगे तो हमेशा क्या आएगा, देखो किसी भी पॉइंट पे ले लो, ये देखो यहीं पर एक छोटा सा मैंने ये एरिया ले लिया, इसका भी तो ds3 भी तो पैरेलल ही होगा, तो थीटा क्या होगा 0, थीटा 0, तो ये हमेशा, तो यहां से क्या आ जाएगा, कितना आसान है देखो सॉल्व करना, ये सब कैलकुलस मेथड से किया हुआ, करके देख लेना। अच्छा मुझे कोई बता दे कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, मैंने इतना अच्छा कंसेप्ट दिया है, अगर तुम सोचोगे यू कैन इजीली डू इट। मैंने तुम्हें दिखा दिया कि एक्शन सिलेंडर बनता है कैसे, मैंने तुमको दिखा दिया कि वहां पे एक डिस्क होती है, डिस्क मतलब सर्कल, सर्कल के ऊपर एक और सर्कल, फिर एक और सर्कल, कब तक जितनी पूरी हाइट होगी, एक सर्कल का जो पेरीमीटर होता होगा वही अगर मल्टीप्लाई करते हैं हाइट से तो हमें मिल नहीं जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, मिल जाएगा। तो बताओ आंसर, सिर्फ हाँ बोलना है, आता कुछ नहीं हमको, है ना, क्यों, ये समझ में आ गया था वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, इसका कितना था पाई आर स्क्वायर, है ना, और h क्यों किया, क्योंकि हमने h नंबर ऑफ डिस्क रखी होगी तब तो हाइट s तक पहुंचे थे हम लोग, h बार हम इसी एरिया को ऐड करेंगे टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं h से, सिंपल था। अरे अब बुद्धि थोड़ी सी अपनी और लगा लेते, तो इसका जो पेरीमीटर होता है क्या होता है 2 पाई आर, कितनी रखी डिस्क, अरे क्या दिक्कत आ रही, तुम क्यों नहीं इमेजिन कर पा रहे हो, इतनी सिंपल सी बात, गधे हो गया है, गधे एकदम गधे, एक सर्कल लिख रहा है महिमा, फिर इसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, वही सब मिलके तो इस सरफेस को बना रहे हैं, इस सरफेस की टोटल एरिया ढूंढ रहे हैं ना, ऐसे इसको क्या घुमा रहे हैं, तो एक की 2 पाई आर, फिर इसके ऊपर फिर 2 पाई आर, फिर कितनी बार करना पड़ेगा, सारे मिल जाएंगे तो 2 पाई आर h टाइम आ जाएगा ना, h बार ही तो ऐड करोगे,
क्योंकि h नंबर ऑफ रिंग्स तुमने रखी होगी तभी तो पूरा एकदम ये जो ये बन गया है, ये स्मूथ सरफेस जो बन गया, इसी को तो कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। मैं टॉप और बॉटम की बात नहीं कर रहा हूँ, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया। सिर्फ ये जो ये वाला पार्ट जो कर्व है ना, तो ये कैसे बना, एक रिंग उसका पार्ट इसके अंदर कितना आएगा 2 पाई r, फिर इसके ऊपर जो रखी उसका भी 2 पाई r, फिर इसके ऊपर 2 पाई r कितनी बार आएगा, h बार आएगा, क्योंकि h इसकी हाइट है। तुम लोग को 10th क्लास करनी चाहिए मेरी, तब शायद तुम लोग का बेसिक कुछ ठीक। मैंने इस बार यही नहीं पढ़ाया, सरफेस एरिया वॉल्यूम जो है इस बार बेसिक मैथमेटिक्स में छोड़ दिया। मैंने ये सोच छोड़ दिया कि शायद इतना तो पढ़ लिया होगा, बड़ी गलती हो गई है ना। ये हो गया 2 पाई आर एच, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, e इंटू 2 पाई आर इंटू मैंने कितना लिया था, एल लेंथ लिए ना, वो तो फॉर्मूला है, मैंने तो ओरिजिनली एल लेंथ ली है ना वायर की, इसकी भी हमने एल ले ली, चलो यहाँ स्मॉल एल लिख दिया तो यहाँ पे चेंज कर दूंगा फटाक से और इस पे लिख दूंगा स्मॉल एल, रिअरेंज कर लो तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, ये तुम्हारा फॉर्मूला। क्यू को क्या लिख सकते हैं, क्यू को यहाँ पर इस वाले फॉर्म में से, यहाँ पे कैपिटल क्यू ले लिया ना मैंने, चलो ये हो गया। तो इसको अगर ध्यान से देखो तो इससे बन सकता है Q बराबर लैम्डा इंटू एल, ठीक, तो यहाँ पर पुट कर दिया, तो यहाँ पुट करोगे तो लैम्डा इंटू एल, एक एल कट जाएगा, फिर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। ये दूसरा फॉर्म है, ये लिख लो, ये लिख दो मैं आगे, तो यहाँ पर लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म, क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल, एल एल कट जाएगा, तो ये आपका फाइनल नोट कर लें फटाफट, हो गया। नेक्स्ट करें, डेरिवेशन से काफी क्लैरिटी हो गई होगी टॉपिक की, अब निमल के लगाओ तो पता चलेगा इसे, ठीक है, वो हम लगवाएंगे। अरे यार ये सब की जरूरत क्या है, ठीक है वैसे लिखवा दिया आपने, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है, लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स नेगेटिव, मैंने बहुत पहले बता दिया। लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एंड एंड नॉर्मली, ये भी मैंने बहुत पहले बता दिया। लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट, ये बहुत पहले बता दिया। द फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैन नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट, कभी भी नहीं हो सकता, ये हम सबको पता है, दो डायरेक्शन अलग अलग नहीं हो सकती हैं, एक ही पॉइंट पे जाके सब क्लोज। नीचे वाले पे आपने बता दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ठीक है, ये एक्चुअली कंक्लूजन है तुम्हारा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर मे और मे नॉट बी जीरो, ये मैंने बहुत पहले बता दिया। कैसे बताया था, फ्लक्स वाले केस में बताया था, है ना। ये हो गया तुम्हारा टॉपिक कवर, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज and a point charge are identical provided the distance of the observation point of circular, अरे यार क्या ही बेकार सी चीज है, क्या कह रहे पता है, ये मैंने एक डेरिवेशन कराया, एक रिंग के कारण, रिंग मतलब रिंग के ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसके एक्सिस से मैंने एक पॉइंट P को ले लिया, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। इन्होंने ये बात कह दी कि जो ये डिस्टेंस है ये तो x थी पहले और इसका रेडियस कितना था, ये r, अगर x को बहुत बड़ा कर दे, मतलब बोला ना x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, किससे, r से, तुम 2 किलोमीटर दूर खड़े हो जाओ, हम छोटी सी रिंग लेके खड़े हैं, तो तुम्हें क्या दिखेगा, वो पॉइंट की तो दिखेगा ना एकदम। तो वही तो कह रहे हैं कि उस केस में जो आपके किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, मतलब प्लस क्यू के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी उतनी ही होगी, उसी के उतनी बराबर होगी, अगर x के लिए बहुत और कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। चलो क्वेश्चन कर लो, टाइम इज अप। चलिए अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन तो कर सकते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻⁴
3 आयोटा न्यूटन पर कूलम। What is the flux through square of 10 centimeter side if the normal to its plane makes 60 degree angle with the x? is बहुत आसान क्वेश्चन है, थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, जल्दी से करो। कौन बताएगा आंसर? ये वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा? फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस कर दूं? क्या बोल रहे हैं? एक स्क्वायर है, स्क्वायर बना दिया मैंने ऐसे, क्यों बनाया? क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, ठीक है। 10 सेंटीमीटर और ये भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर। अब मैं सामने से नहीं बना सकता क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पास करनी है। अब मैंने कह दिया ये, ठीक, अब मैंने ये कह दिया इसका एरिया वेक्टर ये, ध्यान से देखना, ये मैंने क्या बना दिया एरिया वेक्टर, तो ये क्या बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना एंगल है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। तो क्या सीखा था हम लोग ने कि एरिया वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए, मैक्सिमम फ्लक्स की कंडीशन ये होती थी ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस 60 डिग्री, ठीक, और ई कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 3 आयोटा था। देखो मैं डायरेक्शन का बड़ा चालाकी से ध्यान दिया है, पॉजिटिव एक्स की तरफ बनाया है, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे एक्स और वाई बना दें तो यही तो होता है आई कैप, ये होता है तुम्हारा जे कैप, ये होता है माइनस आई कैप, और ये होता है, तो मेरा तो सही है, एकदम परफेक्ट बनाया मैंने, ठीक है। इसका कितना होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, तो बता दो मुझे, कोई नहीं आता भाई, 10 का स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू बता दे भाई कोई, ये तेरा आंसर हो गया। रहने दो, कंट्रोल कर लो। अच्छा ये +2 होगा या -2 होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही चेक करना था। क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर दिया है माते, यही तो चेक करना होता है। यहाँ न्यूटन पर कूलम दिया, क्यों दिया? फिर अगर मुझे सेंटीमीटर याद है, ये न्यूटन कूलम दिया है ताकि गधे जो है वो गलतियां करें और आंसर गलत दें, है ना। पहले कन्वर्ट करोगे 10 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 0.1, 0.1 इंटू 0.1 करोगे तो कितना आ जाएगा 0.01, उसको लिख सकते हैं 1/10⁻², और 10⁻² को ऊपर ले आके लिख सकते हैं, यही तो किया है बड़े भाई। देखो देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, कितना कितना बताओ, बोलो। हाँ 100, तो मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर कितना होगा 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है बड़े भाई, ठीक है, गलती तो नहीं किया मैंने, सही है। तो 10 सेंटीमीटर में कितना होगा 10 इंटू 1/100 मीटर, ठीक है, ठीक है। देखो बोलो, हाँ हाँ ही बोलोगे, क्या ही करोगे, अब कुछ पता ही नहीं। तो अगर मैंने कह दिया कि ये अगर आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है ना, 100 गुणे, अब सेंटीमीटर को तो हम 1/100 मीटर लिख सकते थे, सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे लिखेंगे? तो मैं कहूंगा यार सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिख लोगे, ठीक, और क्या लिख सकते हैं 100 गुणे 1/1 सेंटीमीटर क्या लिखते हैं 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर, ये 100 कट गया, यहाँ मीटर इंटू मीटर क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, तो 1/100 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/10⁻²मीटर स्क्वायर। ये एरिया निकाला मैंने, इतनी मेहनत करके एरिया निकाला है। एरिया किसका? एरिया ऑफ स्क्वायर। इतनी मेहनत करनी पड़ी आज, जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इतनी मेहनत करेंगे हम लोग, लेकिन वो नीचे क्यों लिख दिया मैंने, इतनी मेहनत करने के बाद गलत भी लिख दिया, देख रहे हो क्या ही है शिवांश, 10 की पावर माइनस, क्योंकि ये 100 ऊपर आ गया, ठीक है। फिर मैंने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, जिसके कारण बस यहाँ पर आंसर आ सकता है, गलती से सॉल्व कर लो। अब मुझे आंसर बता दो बस, इतना है समझ। cos 60 नहीं पता है तो भी देख लो, कोई बात नहीं, होता है, अभी सीखने की उम्र है,
लेकिन जल्दी सीखो, बहुत लेट ना हो जाए। तो फाइव बराबर हो जाएगा 3, और यहाँ देखिए 10 की पावर +3 और -2 बचेगा 10 की पावर +1। अच्छा चलो यहाँ तक तो मैं बच गया। cos 60 कितना होता है? √3/2, हाँ ना? पूछ रहा हूँ बताओ। देश के सबसे इंटेलिजेंट बच्चों के बीच में मैं हूँ, मुझे ऐसा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। ये सही लिखा मैंने यूनिट? चलो फिर मैं पूछूंगा, क्या मैंने यूनिट सही लिखा? तो फिर क्या लिखना चाहिए? क्योंकि सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का लिख दिया, लेकिन एरिया कौन लिखेगा? तो क्या जाएगा ये 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज योर ये यूनिट कन्वर्जन है भाई साहब, इसमें क्या इतना लिख रहे हो? लिख लो। एक और सवाल लगवा ले। नहीं सर, आ नहीं रहा है अभी। आ नहीं रहा है कि अब लग रहा है कि काश पढ़ लिए होते थोड़ा। हाँ सर। ठीक है, कैलकुलेशन एक ऐसा पार्ट है जो हमेशा प्रॉब्लमेटिक होता है बायो वाले बच्चों के लिए, है ना? और मैथ वालों के लिए तो और भी प्रॉब्लमेटिक है। जब नहीं पढ़ाई करोगे तो कितना भी आप मैथ से या बायो से कॉमर्स से हो। अच्छा ये एक मिथ मैं आज खत्म कर देता हूँ, कॉमर्स वालों को मैथ की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा सिस्टम है कि जिनकी मैथ कमजोर होती है उनको कॉमर्स पकड़ाता है। क्या लॉजिक है? जबकि सीए इतना ज्यादा मैथ का यूज करता है, दिन भर तो उसको मैथ ही लगानी है। अकाउंटिंग कैसे करेगा भाई तुम्हारी? प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेगा? परसेंटेज कैसे निकालेगा? उसमें तो बहुत आपकी चाहिए, लेकिन चलो सिस्टम है तो, है ना? तो थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा ये सब कन्वर्जन पढ़ लेना। आपने कर लिया होगा अगर हमारे तो ठीक है, नहीं किया तो देख लो, ठीक है? ऑनलाइन में ये अच्छा है कि आप बच जाते हैं, ये सवाल बता के फिर छोड़ दें। ठीक, जल्दी से बताओ इसका आंसर फटाफट। समय तुम लोग मुझे बहुत कम देते हो, गलत बात। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, ये किस फॉर्म में दिया है? वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है? ई नॉट की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है? फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू दिस फील्ड टू अ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर। इस बार बड़े भाई मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, है ना? ठीक है, ठीक है, सब चंगा? हेलो, सब बढ़िया? चलिए, और ये क्या कह दिया? पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। अरे बाप रे, ये वाईजेड कैसे बनेगा? अच्छा तुम मुझे बस इतना सिखा दो, 11th वाली बातें मैं पूछूंगा। यहाँ आई जे है तो ये कौन से प्लेन में लाई करता है? आई जे, आई और जे कंपोनेंट दिया हुआ है, इट मींस इन विच प्लेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइंग। कौन से फील्ड में, कौन से प्लेन में है? बताओ, सोचो थोड़ा बहुत। कोई बात नहीं यार, मैंने ऐसा कुछ पूछा नहीं, आपने कुछ मुझे बताया नहीं, ठीक है? अब मैं ही सब बता रहा हूँ। कोई बात नहीं, होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है? ये क्या है आपका? प्लस आई कैप। ये क्या है आपका? सर ये जे, इसका मतलब ये एक्स वाई प्लेन में है। हाँ सर ये तो मैंने पढ़ा है, लेकिन पढ़ा है और जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं उस पढ़ाई में। मैंने इसको प्लस के ले लिया, इसको मैंने बोल दिया ये पीछे की तरफ है, इसलिए माइनस के मैं उसको डिफाइन नहीं करूंगा। तो अगर मैंने बोला वाईजेड प्लेन में है तो इट विल बी अलोंग, मेरा एरिया वेक्टर किधर जा रहा है? अरे सर ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब आई कैप की डायरेक्शन में एरिया वेक्टर जा रहा है। ओह इतना आसान था क्या? इसमें लिखूंगा 0.2, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। ठीक, और एक और चीज सिखा देता हूँ,
अगर आई कैप है मतलब आई वेक्टर है, ठीक, यूनिट वेक्टर होता है ये हमेशा, और आई डॉट आई हमेशा 1 होता है। आई डॉट जे क्या होता है 0। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ऑल क्लियर तो नहीं हो गया? क्लियर है कि हर क्लियर है? क्लियर है ना? तो यहीं से सर जी फ्लक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और सर जी ने बहुत बार बार खींच के सिखाया कि फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, और इसको करना है तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो और डॉट वर्ड कर दो एरिया वेक्टर के साथ। अब मैंने आपकी जो कड़ी सॉल्व करी इस क्वेश्चन में, सिर्फ मैंने आपकी ये हेल्प करी कि ये तो वेक्टर फॉर्म में था ही, तो इसको तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, तो लिख ही दो, फिर क्या ही मतलब है। ई नॉट की वैल्यू पुट करेंगे बाद में, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट है ना, ये क्या ही कर रहा हूँ, ये हो गया तुम्हारा जे कैप, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये मैंने ये लिख दिया पहला वेक्टर, डॉट, देखो ध्यान से, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, दूसरा भी वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा। यहां पर मैग्नीट्यूड दिया था तो पहले मैग्नीट्यूड आराम से लिख दिया, फिर लिखा हुआ पैरेलल टू द, ठीक है, एरिया वेक्टर हो गया। तो अब यहां पर अगर पैरेलल टू द, अगर सरफेस आपका रेक्टेंगल ऐसे प्लेस है, ये है तेरा रेक्टेंगल, ठीक है, ये तेरा रेक्टेंगल है, यही तो बोला है ना, देखिए, थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर प्लेस पैरेलल टू द, तो यही तो तरीका हुआ ना, पैरेलल टू द। अब लेकिन वेक्टर जो बनेगा वो क्या होगा भैया, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, तो यहां से आ गया, ठीक। अब इधर देखो कितना आसान है, ये तो सबसे आसान होता है, 0.2 आई, आई को देखो, आई से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाले पोर्शन में तो ये 1 हो जाएगा, आई जे के साथ होगा तो अब इसका आया 0, तो मतलब मुझे इसको करना ही है सॉल्व, कितना तो आसान है। मैं फटाफट लिख दूंगा 3/5 ई नॉट, और आई डॉट आई क्या होता है 1, लिखना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं था। फिर मैग्नीट्यूड तो करोगे ना सर? हाँ कर देंगे मैग्नीट्यूड, कर लो सॉल्व, ठीक है, आसान है, सब तो आसान ही है। ये आ जाएगा 0.6, 0.2 into 3, 0.6 upon 5 into ई नॉट की वैल्यू कितनी है 2 into 10 to the power 3। मैं इसको 10 to the power 2 कर दूं क्या, अगर आप नाराज ना हो, अगर आप हमें इजाजत दें तो मैं इसको 10 into 10 to the power 2 लिखना चाहता हूं, ताकि मैं इसको फटाफट यहाँ से तो 4 into 0.6 2.4, 2.4 into 10 to the power 2। अच्छा यूनिट तो बता दो, यूनिट क्या लिखोगे? होगी सर, जो पहली वाली थी, न्यूटन क्या? बोलो बोलो। मेरे तो पहली वाली थी वही होगी। अच्छा पहली वाली क्या थी, है ना, पूछो तो जाने वाला एटीट्यूड है, सही है। ये आपका फाइनल यहाँ पर लिख रहा हूँ आंसर, पाई इक्वल टू क्या जाएगा, देखो 2.4 into 10 to the power 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये देखो 100 है, 100 into 2.4 करेंगे तो क्या जाएगा 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, ठीक है, यही इसका आंसर है। बताओ कितना आसान था ये, ठीक है। ये हो गया आपकी आज की क्लास का समापन। अब मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब नया टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट होगा, मतलब हम लोग का एक पूरा पहला वाला जो पोर्शन चैप्टर का एनसीईआरटी के हिसाब से वो कब का खत्म हो चुका है, ठीक। अब हम लोग जाएंगे सेकंड चैप्टर में, और ये पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद जर्नी खत्म नहीं होगी, फिर असली Q&A शुरू होगा टॉपिक वाइज, फिर भर भर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, बाल्टी भर भर के, सब लोग अपनी अपनी बाल्टी ले आना, ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन, चलिए।